बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो बात करेंगे आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कर्क में पीटीआई के जलसे से ख़िताब किया, कप्तान की इस जलसे में की गई तकरीर पर बात करेंगे। कप्तान की तकरीर के अहम पहलुओं की निशानदही करेंगे और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक स्कैंडल मंज़र आम पे आया है, इस स्कैंडल ने कैसे साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की दौरे हुकूमत को, इमरान ख़ान की वज़ारत उज़्मा के दौर को कैसे अपनी लपेट में लिया है, इस सिलसिले में क्या तहकीकात हुई हैं, गिरफ़्तारियों का क्या मामला है और इसी स्कैम से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमारे आज के प्रोग्राम की चंद दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं। आज कर्क जलसे में भी खान साहब ने इस बात का इजहार किया कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ नहीं लगाना चाहते, बल्कि वो मेरिट पर आर्मी चीफ़ की तैनाती चाहते हैं। अब आर्मी चीफ़ की तैनाती तो नवंबर में होनी है, अभी ग़ालिबन कोई 2 माह का वक्त पड़ा है, लेकिन नवंबर की इस बड़ी तैनाती से पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी के अंदर मेरिट पर पहली तैनाती कर दी है और ये तैनाती की गई है एडवोकेट हामिद ख़ान की। और ख़बर ये है कि पीटीआई में एक नई एडवाइज़री कौंसल बनाई गई है और इस एडवाइज़री कौंसल का जो चेयरमैन है, जो सदर है, वो एडवोकेट हामिद ख़ान को बनाया गया है। और इस कौंसल में नाज़रीन 10 पीटीआई के रहनुमाओं को शामिल किया गया है। मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं, लेकिन इस काउंसिल का किरदार क्या होगा, इसका रोल क्या होगा, ज़िम्मेदारी क्या होगी, ये भी आपको बताएंगे। इस काउंसिल में नाज़रीन रऊफ़ हसन को शामिल किया गया है, नजीब हारून साहब हैं, कराची से एमएनए हैं, अरशद दाद हैं, जमील अंसारी हैं, खालिद मसूद हैं, सलीम जान हैं, याकूब इजहार हैं, नसीम नूरानी हैं, बख्तियार कसूरी हैं। यानी ये 10 नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो पार्टी पॉलिटिक्स में आपको उस तरह से मुतरक नज़र नहीं आएंगे। आपको फवाद चौधरी नज़र आएंगे, असद उमर नज़र आएंगे, शहबाज गिल नज़र आएंगे, अलीमीन गंडापुर नज़र आएंगे, इमरान इस्माइल नज़र आएंगे, लाहौर के महमूद रशीद नज़र आएंगे, इजाज़ चौधरी साहब नज़र आएंगे, फैसल वार्डन नज़र आएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं आपको पावर पॉलिटिक्स में उस तरह से मुतरक नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये पीटीआई का असल असासा हैं। ये पीटीआई के उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पीटीआई के बुनियादी वर्कर, बुनियादी रहनुमा जो है कहा जाता है। तो ये खान साहब ने आज एडवाइज़री कौंसिल अपनी पार्टी के बनाई है और इसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि अहम कौमी इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, चाहे वो दीगर इश्यूज़ हों, ये पार्टी चेयरमैन इमरान ख़ान को इन इश्यूज़ के ऊपर राय देंगे, अपनी रिकमेंडेशन पेश करेंगे। तो बड़ा अहम फ़ैसला ये इमरान ख़ान साहब ने किया है कि पार्टी के पुराने लोगों को, फाउंडर लोगों को जो है इस एडवाइज़री कमेटी में शामिल किया है। और इसके साथ साथ इसहाक़ डार की वापसी की खबर आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन इसमें एक एडिशन ये हुआ है कि अब इसहाक़ डार जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और इस वापसी का फ़ैसला होने से पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे ग़ालिबन सलमान शहबाज हैं, उनके घर में जो इजलास हुआ उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ शरीक हुए, मुशर्रफ नवाज़ के रहनुमा शरीक हुए और ख़ास तौर पर मिफ्ताह इस्माइल भी इस इजलास में शरीक थे। और इस इजलास में मिफ्ताह इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा नवाज़ शरीफ को पेश किया और कहा कि ये आपने वज़ारत ख़ज़ाना दी थी, मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ, आपकी वज़ारत जो है वो आपको वापस कर रहा हूँ। तो अब इसहाक़ डार साहब की रात, मतलब आज अगर वापसी होती है शहबाज शरीफ की, तो आज उनके साथ वापस आ जाएंगे। अगर कल वापसी होती है तो वो शहबाज शरीफ के साथ वापस आएंगे, सीधा अदालत जाएंगे, वहाँ पे जाके देखते हैं ज़मानत मिलती है नहीं मिलती, और अगर ज़मानत मिली तो वो बतौर सेनेटर अपना हल्फ उठाएंगे और उसके बाद फिर वो अपना वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान भी संभालेंगे। अब अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, जो चंद दिनों से एक प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि अमेरिका में जो पाकिस्तान का डेलीगेशन यूएन नेशनल असम्बली में, मतलब जनरल असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए गया हुआ था, उसने बेशुमार अखराजात वहाँ पे किए हैं, महंगे होटलों में डेलीगेशन को ठहराया गया है। तो अब यह खबर भी जो है वो इसका ड्रॉप सीन हो गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस डेलीगेशन के तमाम अफराद के, यानी जो वज़रा हैं, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, जो उनके साथ दीगर वज़रा गए थे, तमाम के अखराजात जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने जेब से अदा किए हैं। कुछ दोस्तों ने, पीटीआई के दोस्तों ने सवाल उठाया है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएँ, दस्तावेज़ात सामने लाए जाएँ कि क्या ऐसे अखराजात अदा भी किए गए हैं। तो उनके लिए मैं इतना अर्ज़ करूँगा, यानी जो एक रिकॉर्ड है, पीटीआई की पंजाब में हुकूमत रही, बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला रहे, अब भी परवेज़ इलाही साहब हैं,
जितना अरसा पंजाब की वजारत आला चौधरी पर अपना चौधरी नहीं मियाँ शहबाज शरीफ के पास रही, वो जितने भी गैर मुल्की दौरे करते थे उनमें तमाम के अखराजात जो है अपनी जेब से अदा करते थे। तो ग़ालिबन वही रवायत जो है उन्होंने बरकरार रखी है कि इस दौरे के ऊपर जितने अखराजात हुए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ख़ुद अपनी जेब से अदा किए हैं। अब जो ऑडियो लीक स्कैंडल है उस पर आने से पहले जो उस ऑडियो में एक मरीम नवाज़ के दामाद से मुतल्लिक जो एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ग़ालिबन उनका नाम मुझे भूल गया, शाह साहब हैं, तो शाह साहब के साथ उनकी जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें मरीम नवाज़ के दामाद से मुतल्लिक भी एक ऑडियो सामने आई। अब उसका भी ड्रॉप सीन हो गया है और इसमें यह बताया गया है कि जिस पावर प्लांट की बात की जा रही थी वो पावर प्लांट 2020 तक जो है उसका 60% हिस्सा जो इमरान खान के हुकूमत के मुशीर थे रज़ाक दाऊद उनकी कंपनी डेस्कॉन के ज़रिए मंगवा लिया गया था। लेकिन चूँकि 2020 में भारत के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी गई थी तो अब ये रब्ता इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ऑफिस से इसलिए किया गया था कि क्या वो पाबंदी अपनी जगह पे मौजूद है, अगर मौजूद है तो फाबिहा तो चीन से वो 40% जो बाकी प्लांट रहता है वहाँ से मंगवाया जाएगा, और अगर पाबंदी हटा ली गई है तो फिर भारत से वो मंगवाने के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन जो है हासिल की जा रही थी। और जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन लगाने का मामला था उस हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन जो मरीम नवाज़ के दामाद की फैमिली का एक वर्जन सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि ये ग्रिड स्टेशन भी इमरान खान के दौर हुकूमत में मैप्को ने लगाने से इनकार कर दिया था और फिर कप्तान के दौर में ही 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना के जो मैप्को कंपनी थी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और मरीम नवाज़ के दामाद के हक़ में फ़ैसला दिया था। लेकिन अदालती फ़ैसले के बावजूद भी ये ग्रिड स्टेशन जो है वो आज तक उनके हाउसिंग सोसाइटी में नहीं लग सका। अब ऑडियो लीक पर आने से पहले मैं एक 20 सेकंड की ऑडियो आपको बल्कि वीडियो आपको सुनाना चाहूँगा। इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये ज़रा आप देखें ये ऑडियो वीडियो। ये आपने सुना। अब मैं इस पे ऊपर कोई कमेंट्री नहीं करूँगा, सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि इस 20 सेकंड की ऑडियो में जो मरियम औरंगज़ेब हैं उनकी ख़ानदानी तरबियत क्या है वो भी आश्कार हो गई है, बेनकाब हो गई है। और जो पीटीआई के कारकुनान जो उनका घेरा डाल के वहाँ पे ठहरे थे उनकी ख़ानदानी क्या तरबियत है वो भी आश्कार हो चुकी है, बेनकाब हो चुकी है। अब फ़ैसला आपने करना है, इख्तलाफ होता है, सियासी इख्तलाफ भी होता है, लेकिन उसको करने का एक तरीका होता है। इस वीडियो के बाद भी चंद सेकंड की एक और वीडियो भी मरियम औरंगज़ेब की पीटीआई की एक खातून रहनुमा के साथ कारकुन के साथ सामने आई। दलील से बात हो रही है, इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं लेकिन बड़े अच्छे अंदाज से बात हो रही है। और यही अलमिया है इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में जो हम सियासी अदम इस्तेहकाम देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा हार्श हम इख्तलाफात देखते हैं। उसकी वजह यह है कि एक दूसरे को पाकिस्तानी नहीं समझा जाता। पीटीआई वाले भी पाकिस्तानी हैं, नवाज़ लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी पाकिस्तानी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर पार्टी का कारकुन अपने लीडर के साथ प्यार करता है। चलें प्यार करें अपने लीडरों के साथ, लेकिन उनका मुहासबा भी करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें, लेकिन दूसरी सियासी जमात के कारकुनान का एहतराम भी करें और उनके साथ बेशक अपना सियासी इख्तलाफ भी रखें। अब ऑडियो लीक पर आने से पहले अगर आप नाज़रीन इजाज़त दें तो खान साहब का जो जलसा है आज हुआ करक में, उस पर मैं मुख्तसर सा जो है वो अपना इनपुट और कुछ अहम पहलुओं की निशानदेही करने के बाद ऑडियो लीक के मामले पर बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो नाज़रीन खान साहब ने आज करक जलसे में कहा कि इन्होंने हुकूमत में आके 1100 अरब के अपने स्कैंडल अपने केसेस जो है माफ़ करवा लिए। अब मैं फैक्चुअल बात करूँगा, लॉजिकल बात करूँगा, कोई खान साहब पे तनकीद नहीं, ज़ाती अटैक नहीं। मेरा खान साहब के साथ ज़ाती क्या अटैक हो सकता है या उनके साथ कोई मेरी दुश्मनी हो सकती है या कोई मेरा ऐसा कोई अना उनके साथ हो सकती है। खान साहब ने कहा कि 1100 अरब के केसेस उन्होंने माफ़ करवाए। ये नाज़रीन 1100 अरब के वो केसेस हैं जो नैब में पड़े हैं, और ये कोई 1100 अरब के केसेस कोई 1000 रेफरेंस है जिसकी ये टोटल मालियत है 1100 अरब की। अब क्या हज़ार के हज़ार जो रेफरेंस नैब में पेंडिंग पड़े हैं, जो नैब ने एहतसाब अदालतों में दायर कर रखे हैं, क्या वो सारे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ हैं? क्या वो सारे शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ हैं? क्या वो सारे सियासतदानों के ख़िलाफ़ हैं? ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पनामा के 3 रेफरेंस हैं, शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 2 रेफरेंस हैं,
जरदारी के ख़िलाफ़ 4 रेफरेंस है, और इस तरह से बाकी सियासतदानों के खिलाफ कितने रेफरेंस बन जाएंगे। तो ये 1100 अरब मालियत मजमूई तौर पे इन्होंने माफ़ भी नहीं कराए, और ये माफ़ हुए भी नहीं। अभी तक ये केसेस जो है वो अदालतों में चल रहे हैं। कुछ केसेस हैं जो 50 करोड़ से कम मालियत के होने की वजह से नैब को वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे, वो मुतलका फ़ौरन से भिजवाए जाएंगे। यानी जो FPR का केस है वो FPR के पास जाएगा, जो सेशन अदालत का केस है वो सेशन अदालत के पास जाएगा। और फिर खान साहब ने जलसे में कहा कि मरीम नवाज़ यानी शरीफ ख़ानदान की तरह उनका दामाद भी पैसे बनाना चाहता है। पहले तो खान साहब को अपने दौरे हुकूमत में चाहिए था, क्योंकि उनका ये मंशूर भी था कि ये आके कानून बनाते कि जो भी वज़ीर बनेगा, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, वो अपना कारोबार नहीं चलाएगा। तो आज जो खान साहब ये सवाल उठा रहे थे कि कारोबार में आकर ये पैसा बनाते हैं, तो खान साहब को ये कानून बनाना चाहिए था। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैं असम्बली में गया तो सारे चोर नज़र आए। तो फिर सारे चोर नज़र आ रहे थे, तो वो चोर जो उनकी जमातों में पहले थे वो फिर आपकी पार्टी में मौजूद थे, इसलिए आप सबको चोर कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखने को मिलता है जो खान साहब की जमात में आता है वो जितना बड़ा चोर क्यों ना हो, पंजाब का डाकू क्यों ना हो, वह उतना ही ज़्यादा मुखलिस और पाक साफ हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो मरीम नवाज़ के दामाद से मुतल्लिक़ खान साहब ने बात की, अगर उनका पस मंज़र की बात की जाए तो मरीम नवाज़ से उनकी रिश्तेदारी होने से पहले भी ये जो ख़ानदान है चौधरी मुनीर रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। रहील मुनीर उनके बेटे हैं, मरीम नवाज़ के दामाद हैं। ये मरीम नवाज़ से इनकी रिश्तेदारी होने से पहले भी अमीर तरीन ख़ानदान था, अरबोंपति था, और दुबई के शाही ख़ानदान के साथ इनके पहले भी ज़राती मरासम थे, आज भी इनके उनके साथ ज़्यादती ताल्लुकात हैं। एक और ख़ान साहब के करक जलसे में एक नौजवान ने खान साहब की नाक में दम करके रखा। अब ये नौजवान खान साहब के राइट हैंड के ऊपर खंबे पे चढ़ा हुआ था। खान साहब तकरीर करते थे, ये नारे लगाना शुरू कर देता था, तो खान साहब ने कई मरतबा उनको रोका, भाई नारे ना लगाओ। और फिर जब वो नहीं रुका तो खान साहब ने कह दिया उसे, भाई छोड़ो यार इसको, मैं 4 साल के बाद आपके पास करक में आया हूँ, तो आप मुझे सुनो, मैं बड़ी अहम बातें आपके साथ करनी है। तो खान साहब को चाहिए ये था कि अपने पार्टी के लोगों से कहते, उसे मना ना करते कि नारे नहीं लगाने, पार्टी के लोगों से कहते कि इसे खंबे से नीचे उतारो। खुदा ना खास्ता वो खंबे से गिर जाता, किसी माँ का लख्ते जिगर था, किसी बाप का बेटा था, तो खान साहब को चाहिए था कि उसे खंबे से उतारते। ये नहीं होना चाहिए कि खंबे पे चढ़ जाए कोई बंदा और अपनी लापरवाही, अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाए, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। तो खान साहब को वहाँ पे जो सियासी तरबियत का बात कर रहे थे, वहाँ पे मैसेज देना चाहिए था कि इस तरह से दीवारों या खंभों पे चढ़ना जो है वो जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो खान साहब को ये मैसेज देना चाहिए था। फिर खान साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका में कहा कि मैं अपना आर्मी चीफ़ लगाना चाहता हूँ, ना मुझे अपना आर्मी चीफ़ लगाना है, ना चीफ जस्टिस लगाना है, ना DGI लगाना है, ना नैब का चेयरमैन लगाना है, और ना ही मैंने अपना IG लगाना है। तो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और 5 सवाल आपके सामने रखते हैं। तो खान साहब जो कहते हैं कि मैंने अपना IG नहीं लगाना, मेरिट पे तकरीर करानी है, तो खान साहब ने पंजाब में बुज़दार साहब के दौर में कितने IG मेरिट पे लगाए थे? एक मेरिट पे लगा, उस मेरिट वाले को हटा के फिर मेरिट पे लगा, मेरे ख्याल 4-5 IG खान साहब ने लगाए। इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी खान साहब ने लगाए, एक चीफ सेक्रेटरी मेरिट पे लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, और इवन के उस्मान बुज़दार साहब भी खान साहब ने मेरिट पे लगाए थे। और ऐसा मेरिट था कि जब परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाया तो बुज़दार साहब को वज़ीर के लिए भी कंसीडर नहीं किया गया। अब खान साहब ये भी कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ जो है मेरिट पे लोग लगा ही नहीं सकते इन बड़े ओहदों के ऊपर। तो जो चेयरमैन नैब था जिससे रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो भी साबिक हुकूमत ने नवाज शरीफ और जरदारी ने मिल के लगाया था। खान साहब ने उन्हें एक्सटेंशन दी कि तब तक ये अपनी नौकरी से नहीं हटेंगे जब तक नया चेयरमैन नहीं आ जाता। बाजवा साहब को भी नवाज शरीफ ने लगाया था, बाजवा साहब का भी नवाज शरीफ ने जो अपना इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी। और उससे हट के अगर हम बात करें तो अभी तो बहुत सारे ऐसे ओहदे सामने नहीं आए। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी खान साहब ने कहा था कि हमने मेरिट पे की है, तो आज खान साहब कहते हैं कि नहीं, वो मेरिट पे नहीं की थी, वो न्यूट्रल पे कहने पे की थी। तो ये खान साहब का अपना मेरिट है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ख़ानदान मेरिट पे नहीं लगाते, तो जब आपको मौका मिला था तो आपने मेरिट का कितना ख्याल रखा था। और फिर खान साहब कहते हैं जब कप्तान था तब भी मेरा जो मेरिट है वो सबके सामने है। तो मंजूर अख्तर को भी खान साहब जो है मेरिट पे टीम में लेके आए थे, इतना खिलाया कि जिस तरीके से हम आसिफ अली को खिलाते हैं उसके बावजूद भी मंजूर अख्तर साहब जो है वो नाकाम बैट्समैन जो है वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे साबित हुए। अब आ जाते हैं जो हमने बात करनी है कि ये जो ऑडियो लीक्स है इसका जो ताने बाने या इस ऑडियो स्कैंडल ने किस तरीके से खान साहब की वजारत उज़्मा को लपेट में ले लिया है। एक तो नाज़रीन इन्फॉर्मेशन आई है कि ये जो ऑडियो लीक्स है ये डार्क वेब पे जो है वो सबसे पहले आई है। और यहाँ पे डार्क वेब पे इसका इंजन भी चूँकि अलग होता है, इसका इंटरनेट आप कह लें, इंटरनेट तो एक ही होता है लेकिन इसका सारा मैकेनिज़्म
वो नहीं होता कि आप क्रोम पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, उससे हट के इसका सारा तरीक़ाकार होता है। और इसमें लोग जो है अपनी शनाख्त छुपा कर भी जो है वो सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और इसमें 3 सितंबर को ये ऑडियो लीक्स के हवाले से एक पोस्ट की गई थी और इसमें 8 GB का डाटा बताया गया था, 100 फाइल्स बताई गई थी और तकरीबन $3 लाख जो है वो अमाउंट जो है वो उसका इब्तदाई तौर पे कहा गया था कि इसकी अगर बोली लगानी है तो वो तकरीबन कोई $3.25 लाख या $3 लाख से शुरू होगी, जो कि पाकिस्तानी $6.25 या 7 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन अभी तक चूँकि जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी तक किसी ने ख़रीदी नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें जो असल ख़बर सामने आई है, जो पता चला है कि ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत की नहीं है। आज PTI इन ऑडियो लीक्स के ऊपर मौजूदा हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो दुआ करें, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है जो अब तक की चीज़ें सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि इसमें इमरान खान साहब के वज़ारत उज़्मा के दौर की भी ऑडियो शामिल हैं। जो इमरान खान के दौर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम इजलास होते रहे, जो मीटिंग्स होती रहीं अपनी पार्टी के लोगों के साथ, ऑफिशियल के साथ और कौमी सलामती से मुतल्लिक, और जो फ़ॉरेन डेलीगेशंस आते रहे, सुफरा आते रहे, फ़ॉरेन रहनुमा आते रहे, सरबराहान आते रहे, उस हवाले से भी ये इस ऑडियोज़ के अंदर ये जो 100 फाइल्स हैं 8 GB की, उसमें खान साहब का दौरे हुकूमत भी शामिल है। लेकिन बहरहाल इसमें यह ख़बर भी सामने आई है कि इसमें तहकीकात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और पता चलाया जा रहा है कि किस तरीके से ये सारी रिकॉर्डिंग हुई है। लेकिन असद तूर साहब ने जो अपना वीलॉग किया उसमें बताया कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, और बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की है कि ये भी एक आपके साथ एक जासूस मौजूद है। उन्होंने कहा है कि किसी वज़ीर का जो है वो मोबाइल फ़ोन का माइक हैक हुआ है जिसके ज़रिए सारी रिकॉर्डिंग की गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस सिलसिले में एक गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई है। ये असद उमर साहब ने अपने सोर्स से जो है वो दावा किया है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।